अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। गाइस, गैटन एंड हॉल फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 17 का पार्ट 1 जो है वो डिस्कस हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस के मेन पॉइंट डिस्कस किए थे। देन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स मीन्स इसमें प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय द ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स मीन्स के ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ने हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाई थी, और सिंथेसिस ऑफ लिपिड बाय दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ने हमारे पास जो है वो लिपिड्स की मेनली फॉर्मेशन करवाई थी, मींस के फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स के। सो इन ऑब्जेक्टिव्स में ही पार्ट 1 के ऑब्जेक्टिव्स पूरा डिटेल लेक्चर डिस्कस हो चुका है। सो अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे अदर फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपरेटस, सिंथेटिक फंक्शंस ऑफ द गोल्जी अपरेटस, प्रोसेसिंग ऑफ endoplasmic secretions by the Golgi apparatus, formation of the vesicles, types of vesicles formed by the Golgi apparatus, secretory vesicles and lysosomes. Okay, so अब ये सारी चीज़ें मेनली जो है अभी पार्ट 2 में ये टॉपिक्स हमारे पास डिस्कस होंगे। सो अब हम लोग आज के मेन टॉपिक की तरफ मीन्स के लेक्चर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सो हमें यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करना है, ठीक है। प्रीवियस एक बार स्लाइड देख लें, यहाँ तक हमारा पार्ट 1 जो है लेक्चर नंबर 17 के पार्ट 1 में ये सारी डिस्कशन हो चुकी है। सो पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं अदर फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अदर फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स लाइक अदर सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली द स्मूथ रेटिकुलम इंक्लूड द फॉलोइंग। सो मीन्स कि अब मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के स्पेसिफिक फंक्शंस की बात होगी, और इसमें मेन जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का कंटिन्यू कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स द एंजाइम्स दैट कंट्रोल ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन व्हेन ग्लाइकोजन इज टू बी यूज्ड फॉर एनर्जी। अच्छा, बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे एंजाइम्स देता है जो कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवाते हैं जब ग्लाइकोजन की ज़रूरत होती है, हमें एनर्जी की जब ज़रूरत होती है। देखो हमारे पास जो भी एनर्जी है, ठीक है, जो भी ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो जब भी हमें ड्यूरिंग फास्टिंग वगैरह या फिर हम लोगों ने उस वक्त हमें इस सेल को एनर्जी नहीं मिल रही, तो उस वक्त ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है। सो वो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन के लिए जिन एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वो बेसिकली कौन देते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमें वो एंजाइम जो है वो मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं। It provides a vast number of enzymes that are capable of deoxifying substances such as drugs that might damage the cell. It achieves detoxification by coagulation, oxidation, hydrolysis, conjugation with glycuronic acid and in other ways. अच्छा, ये बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स भी हमें प्रोवाइड करता है जो कि ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। मीन्स कि हमारे मेनली हमारी बॉडी में अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो आ जाता है या फिर ड्रग्स की ओवरडोज हो जाता है, ठीक है, सो उस वक्त कुछ ऐसे एंजाइम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है जो इन तमाम टॉक्सिक सब्सटेंस की डिटॉक्सिफिकेशन करवा देता है ताकि हमारा सेल जो है वो डैमेज ना हो सके, ठीक है। अच्छा, ये डिटॉक्सिफिकेशन किस तरीके से होती है, कोगुलेशन के प्रोसेस के जरिए, ऑक्सीडेशन हो सकती है, हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, कॉन्जुगेशन हो सकता है, ठीक है, विद ग्लूकोनिक एसिड, और डिफरेंट वेज से, मतलब डिफरेंट वेज में ये बहुत सारे डिफरेंट स्पेसिफिक एंजाइम्स जो है उनको रिलीज़ करवाती है ताकि हमारी बॉडी से ड्रग्स, जो भी ड्रग्स हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। आगे चलते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस में क्या है, सिंथेटिक फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपरेटस। ऑल्दो द मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस इज टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोसेसिंग ऑफ सब्सटेंस ऑलरेडी फॉर्म इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. It also has the capability of synthesizing certain carbohydrates that cannot be formed in the endoplasmic reticulum. अच्छा, प्रीवियसली भी हम पढ़ चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ वेसिकल्स जो हैं वो गोल्जी अपरेटस के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। बाद में फर्दर अगर उनकी कोई प्रोसेसिंग में, सेल की प्रोसेसिंग में ज़रूरत होती है तो वो सारे प्रोसेसेस जो है वो गोल्जी अपरेटस में होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एडिशनल फंक्शन गोल्जी अपरेटस के होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन। वो क्या होते हैं, कुछ ऐसी कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है गोल्जी अपरेटस में जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में नहीं हो पाती, ठीक है। सो ये इसका मेन फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है। देन दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज सैकराइड्स पॉलीमर्स बाउंड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स. इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इंक्लूड होलिनोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट. अच्छा, ये दो नाम याद रखिएगा कि कौन से ऐसे एडिशनल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो गोल्जी अपरेटस में फॉर्म होते हैं। सो उसमें लार्ज सैकराइड्स होते हैं, लार्ज सैकराइड्स पॉलीमर, जो कि
स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सो इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास क्या है, hyaluronic एंड chondroitin सल्फेट, hyaluronic एसिड एंड chondroitin सल्फेट, ये दो मेन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, गोल्जी अपरेटस में। सो ये भी मेन है, आप लोग इसके नाम याद रखिएगा। देन दे आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोटियोग्लाइकेन्स सिक्रीटेड इन म्यूकस एंड अदर ग्लैंडुलर सिक्रीशंस। अच्छा, ये बेसिकली मेजर कंपोनेंट्स होते हैं प्रोटियोग्लाइकेन सिक्रीशन जो कि म्यूकस में होता है, ठीक है, एंड अदर ग्लैंडुलर सिक्रीशंस में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, दे आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंसेस आउटसाइड द सेल इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस एक्टिंग एज फाइबर्स बिटवीन कोलेजन फाइबर्स एंड सेल्स। अच्छा, ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, फॉर ग्राउंड सब्सटेंसेस के, जो कि आउटसाइड द सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, और एक्टिंग एज अ फिलर्स बिटवीन कोलेजन फाइबर्स एंड सेल्स के दरमियान एक फिलर्स का काम करते हैं। दे आर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स इन फोन कार्टिलेजेस एंड बोन्स। सो ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इन कार्टिलेजेस एंड बोन्स के अंदर। दे आर इंपॉर्टेंट इन मैनी सेल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन में भी ये हेल्पफुल होते हैं। सो उनमें भी इनका जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास स्पेसिफिक, सो ये माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन में भी हेल्प करते हैं। देन हमारे पास है प्रोसेसिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक सिक्रीशन बाय द गोल्जी अपरेटस, फॉर्मेशन ऑफ वेजिकल्स, मीन्स के बेसिकली वेजिकल किस तरीके से फॉर्म्स होती हैं। द फिगर समराइज द मेजर फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस। तो इस फिगर में आपको बेसिकली मेनली जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस के जो मेजर फंक्शंस हैं उनको यहाँ पे समराइज किया गया है। ओके, सो अब हम चलते हैं। As substances are formed in the endoplasmic reticulum, especially the proteins, they are transported through the tubules toward portion of the smooth endoplasmic reticulum that lie nearest the Golgi apparatus. अच्छा, क्या होता है कि जब हमारे पास प्रोटीन्स की फॉर्मेशंस होती है तो बेसिकली उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स। अब ये ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होते हैं, ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मींस के एक रीनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की तरफ, ठीक है। तो अगर इस डायग्राम को आप लोग देख लें तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ये डायग्राम दिखाती हूँ तो यहाँ पे ये देखें, ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हैं जो कि यहाँ पे ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, सो ये हमें जो ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से जो है प्रोटीन जो है इन ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स के थ्रू कहाँ तक जा रहे हैं, गोल्जी अपरेटस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स यहाँ पे होगा तो ये गोल्जी अपरेटस की तरफ है, तो ये यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में ये चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश की गई है। एट दिस पॉइंट स्मॉल ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स composed of small envelope of smooth endoplasmic reticulum continually break away and diffuse to the deepest layer of the Golgi apparatus, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो स्मूथ ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स होती हैं जो कि कंपोज होती हैं स्मूथ एनवलप से, ठीक है, स्मॉल ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही फॉर्म होती हैं। और आपको पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ पोर्शन जो है वो ब्रेक होके उसका मतलब ब्रेक डाउन होती है उसकी, और वो कहाँ पे चला जाता है, डीपेस्ट लेयर ऑफ गोल्जी अपरेटस। Inside these vesicles are the synthesized proteins and other products from the endoplasmic reticulum। और इन वेजिकल्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं और कुछ अदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सब्सटेंसेस यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। वेजिकल्स तो आप लोगों को पता था कि कैसे फॉर्म हो रही हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ पोर्शन था वो अटैच होता है गोल्जी अपरेटस के साथ, ठीक है, तो वो वेजिकल्स बना देते हैं। ओके, जो पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 17 के पार्ट 1 में। आगे चलते हैं। The transport vesicle instantly fuse with the Golgi apparatus and empty their content substance into the vesicular spaces of the Golgi apparatus। सिंपल, वो जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स होती हैं, ठीक है, वो गोल्जी अपरेटस के साथ फ्यूज हो जाती हैं और अपने जितना भी इनका कंटेंट है उसे गोल्जी अपरेटस में जो है वो एम्प्टी कर देती हैं। हेयर एडिशनल कार्बोहाइड्रेट्स म्योटाइड्स आर एडिड टू सिक्रीशंस। अच्छा, फिर यहाँ पे फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनकी सिक्रीशन हो जाती है और वो एडिड हो जाते हैं इसके अंदर। ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपरेटस इज टू कम्पैक्ट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीशन इनटू हाईली कंसंट्रेटिंग पैकेट।
अच्छा, ये गॉल्जी ऑपरेटर्स का मेन काम क्या होता है? पैकेजिंग का होता है। तो यहाँ पे मेनली अब वो सारे कंटेंट को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया है उसको पैक कर देते हैं। तो गॉल्जी ऑपरेटर्स का काम क्या होता है? पैकिंग ऑफ प्रोटीन्स भी आप लोग कह सकते हैं। सो वो जो भी वेजिकल्स से हमारे पास कंटेंट आया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उन वेजिकल्स के थ्रू वो सब अब कहाँ पे? गॉल्जी ऑपरेटर्स में उसकी क्या हो गई? उसकी पैकेजिंग हो गई। ठीक है, तो वो हाईली कंसर्वेटिव पैकेट हो गया। आगे चलते हैं। As the secretions pass toward the outermost layer of Golgi apparatus, the compaction and processing proceeds. Finally, अब क्या होता है? जैसे जैसे ये secretion जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ Golgi apparatus तक जाती है, सो इसकी ये प्रोसीजर फर्दर जो है अपनी एंड तक पहुंचता जाता है। Finally, both small and large vesicles continually break away from the Golgi apparatus, carrying with them compact secretory substances, and in turn the vesicles diffuse throughout the cells. अब वो वेजिकल जो है फाइनली जिनकी पैकेजिंग हो गई है गॉल्जी ऑपरेटस में, ठीक है, अब वो क्या हो जाएंगी? गॉल्जी ऑपरेटस से अलग हो जाएंगी और फिर डिफ्यूज़ हो जाएंगी पूरे सेल के अंदर। और जिस जिस सेल के पार्ट को जिस जिस प्रोटीन की ज़रूरत होगी, जहाँ पे उसको अपने रिसेप्टर्स मिलेंगे, वो वहाँ चला जाएगा और अपना फंक्शन जो है पूरा करेगा और सेल को अपनी बेसिक न्यूट्रिशन जो है वो मिल जाएगी। ओके, देन क्या हमारे पास? To give an idea of the timing of these processes, when a granular cell is bathed in radioactive amino acid, newly formed radioactive proteins molecules can be detected in the granular endoplasmic reticulum within 3 to 5 minutes. अच्छा, इनकी टाइमिंग, इनके प्रोसीजर की टाइमिंग्स की अगर बात करें तो जब एक ग्रैनुलर सेल को रेडियोएक्टिव अमाइनो एसिड्स के साथ जो है उसको डाला जाता है रेडियोएक्टिव अमाइनो एसिड को, तो न्यूली फॉर्म रेडियोएक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है डिटेक्ट हो जाता है ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मीन्स कि यहाँ बता रहे कि इस प्रोसीजर में मतलब मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स मतलब इस पूरे प्रोसीजर को लगते हैं, ठीक है, न्यू फॉर्मेशन होने में प्रोटीन्स की। विद इन 20 मिनट्स न्यूली फॉर्म प्रोटीन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द गॉल्जी apparatus, and within 1 to 2 hours radioactive proteins are secreted from the surface of the cells. मीन्स कि देखो, ग्रैनुलर सेल्स में अगर अमाइनो एसिड डालें, ठीक है, तो अब क्या होता है? 3 से 5 मिनट बाद ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटेक्ट हो जाता है। मीन्स के न्यू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इस पूरे काम को जो है वो स्टार्ट कर लिया 5 to 3 मिनट्स में। अगर न्यू प्रोटीन्स बनाने के लिए 20 मिनट्स के अंदर न्यू प्रोटीन बन जाता है और 1 to 2 आवर्स के अंदर वो सेल के अंदर पूरा सिक्रेटेड हो जाता है। तो आप समझ लें कि 1 से 2 घंटा इस पूरे प्रोसीजर को लगता है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन से लेके सिक्रीशन ऑफ द प्रोटीन इनटू द सेल्स में। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ वेसिकल्स फॉर्म by the Golgi apparatus, secretory vesicles and lysosome. In a highly secretory cells, the vesicles formed by the Golgi apparatus are mainly secretory vesicles containing protein substance that are to be secreted through the surface of the cell membrane. अच्छा, ये जो भी secretory cells होते हैं जो कि vesicles Golgi apparatus बनाता है, वो बेसिकली उनके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, एंड secreted through the surface of और ये सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के थ्रू जो है वो डिफ्यूज़ होते हैं पूरे सेल के अंदर। सो ये सिंपल है, मीन्स के यहाँ पे जो है वो गॉल्जी ऑपरेटर्स में हमारे पास जो वेसिकल्स मिलती हैं वो प्रोटीन्स वेसिकल्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर वेसिकल्स में क्या होता है? प्रोटीन होता है मेनली। दिस secretory vesicle first diffuse to the cell membrane, then fuse with it and empty their substance to the exterior by the mechanisms called the endocytosis. अच्छा, सबसे पहले ये secretory vesicles पहले सेल मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज़ होती हैं, ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अपना पूरा जो प्रोडक्ट है वो एक्सटीरियर ऑफ द सेल में जो है वो इसे सिक्रीट करती हैं बाय एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन में एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है ना, ठीक है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो अब ये सारा मटेरियल जो है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो सेल में आगे फर्दर जो है वो सिक्रीट होता है। Exocytosis in most cases is stimulated by the entry of calcium ion into the cell. Calcium ion interact with the vascular membrane in some way that is not understood and cause its fusion with the cell membrane, followed by the exocytosis, that is opening of the membrane's outer surface and extrusion of this content outside the cell. अच्छा, बस ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो एक्सोसाइटोसिस होगी वो बेसिकली कैल्शियम आयन के थ्रू होगी, ठीक है। क्या होता है कि जैसे जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ ये वेसिकल फ्यूज़ होते हैं, तो उस वक्त जो है वो कैल्शियम आयन की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि सेल्स जो भी वेस्कुलर मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी और उसकी वजह से क्या होगा कि एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा और जो कंटेंट है वो आउटसाइड दी सेल जो है वो एक्सक्यूट हो जाएगा। सो सिर्फ यहाँ पे कैल्शियम आयन का याद कीजिएगा अभी, क्योंकि फिलहाल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन आगे चल के हम 5, 6, 7 चैप्टर में डिस्कस होगी, तो उसमें आपको कैल्शियम आयन की बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से
कैल्शियम आयन की वजह से जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस कर रही है। सम वेसिकल्स हाउएवर आर डिज़ाइंस फॉर इंटरसेलुलर यूजेस, और कुछ वेसिकल जो हैं वो इंटरसेलुलर यूजेस के लिए भी यहाँ पे डिज़ाइन की जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे लेक्चर नंबर 17 का पार्ट 2 जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस हो चुका है। फर्दर ऑब्जेक्टिव्स जो है लेक्चर नंबर 17 के हम लेक्चर 17 के पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो मेन था पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिकली क्या डिस्कस किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें फॉर्मेशन किसकी हो रही थी। देन उसके बाद हम लोगों ने इस पार्ट में डिस्कस किया कि किस तरीके से वेसिकल्स फॉर्म हो रही हैं और वो वेसिकल्स गोल्गी ऑपरेटस में किस तरीके से जा रही हैं, और फिर उनकी सेल मेम्ब्रेन में किस तरीके से जो है वो अपना प्रोसीजर कर रही हैं। ठीक है, तो मेन है, इतना कोई टफ नहीं है। ठीक है, मैं अगर समराइज़ करूँ इन 2 पार्ट्स को, इस बेसिकली पार्ट 2 को अगर मैं समराइज़ करूँ तो सिंपल था, क्या हुआ कि प्रोडक्शन हुई ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में, प्रोटीन की प्रोडक्शन हुई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसकी लिपिड्स की फॉर्मेशन हुई। ओके, यहाँ पे ख़त्म हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ था, हमारे पास जो है गोल्गी ऑपरेटस का मेन पैकेजिंग का काम था, प्रोटीन्स की पैकेजिंग हो रही है। अब गोल्गी ऑपरेटस तक जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन की है वो अब गोल्गी ऑपरेटस तक कैसे जाएंगे, तो वो वेसिकल्स की फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, वेसिकल्स। अब वो वेसिकल्स बनते कैसे हैं, तो उन वेसिकल्स इस तरीके से बनते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ पोर्शन जो है वो उससे सेपरेट हो जाता है और वो वेसिकल्स बना देता है, और वही वेसिकल जाके गोल्गी ऑपरेटस तक अटैच हो जाते हैं। इस तरीके से वो प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थे और फिर वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गए थे, अब वो कहाँ चले गए, गोल्गी ऑपरेटस में। गोल्गी ऑपरेटस में उसकी फर्दर प्रोडक्शन पैकेजिंग हुई उन प्रोटीन्स की, और फिर वो गोल्गी ऑपरेटस से कहाँ चले गए, वो वेसिकल सेपरेट हो गए और वो वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके लगे। अब सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके लगे हैं, लेकिन अब उन्हें जो है सेल मेम्ब्रेन को पार करके पूरी बॉडी में जो है वो डिफ्यूज़ होना है, तो वहाँ पे कैल्शियम आयन आएंगे। उन कैल्शियम आयन की वजह से सेल मेम्ब्रेन में एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा, और थ्रू एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो सारे प्रोटीन्स जो हैं वो सेल की पूरी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो है आउटसाइड दी सेल जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे। सो ये इतना सा प्रोसीजर था। आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। फर्दर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं लेक्चर नंबर 17 के पार्ट 3 के, वो हम लोग फर्दर पार्ट 3 में जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस। पार्ट 1 को अच्छे से सुन लिया है तो पार्ट 1 आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। अब हम लोग पार्ट 3 की तरफ जाएंगे। सो टिल दैट अल्लाह हाफिज़।